नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं। आपका परिचय कराते हैं। आप सीए गौरव शाह जी हैं, जो आज केंद्रीय बजट जारी हुआ है उसको लेकर आम उपभोक्ता और खासकर जो इनकम टैक्स पेई है और उसके लिए आपको हमने आमंत्रित किया है कि जो टैक्स को लेकर के आज बजट जारी हुआ है उसका सरलीकरण कैसे आम लोग समझ सकें कि क्या फायदे हैं और क्या सरकार से उम्मीदें लगाए लोग बैठे हुए थे, कितनी राहत मिली है, और इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। गौरव शाह जी, पहला मेरा सवाल ये है कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का जो बजट आया है उसको आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। बहुत सारे उद्योगों से जुड़े हुए, व्यवसायियों से जुड़े हुए लोग आपसे जानना चाह रहे होंगे जो टैक्स को लेकर के जो नया बजट जारी हुआ है उसमें क्या आप मानते हैं फायदे हैं और क्या गुंजाइश की जरूरत थी, क्या व्यापारी या उद्योग जगत के लोगों ने और उम्मीदें लगा बैठी थी? धन्यवाद पंकज जी। सर्वप्रथम आज जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया था, ये अमृत काल का एक आगे आने वाले सालों का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार जो लेखा जोखा रखा था। इसमें उन्होंने 7 चरण में इसको डिवाइड किया था, जिसका 7वां चरण फाइनेंशियल पे था और पार्ट बी जो बजट का था उस पर इन्होंने टैक्सेशन के ऊपर अपनी बात रखी। मैं डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जाके बात करूंगा। इसमें 2 एस्पेक्ट पहले हम लोग लेंगे। पहला जो है, जो इन्होंने बिजनेस के लिए जो अभी मुख्यतः तौर से बात आई है, बिजनेसेस में इन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट थी, जिसकी बहुत सारे एसएससीज द्वारा माना गया था कि इसकी एक लिमिट बढ़नी चाहिए, जो कि 2 करोड़ रुपए की लिमिट होती थी, इसको इन्होंने बढ़ा के 3 करोड़ कर दी है। इन्होंने जो 44 ADA के धारा के अंतर्गत जो प्रोफेशनल्स आते थे उसको उन्होंने 50 लाख की सीमा से हटा के अब उन्होंने 75 लाख इन्होंने इसमें कर दी है। इन 2 सीमाओं का ये फ़ायदा है कि इन 2 सीमाओं के अंतर्गत जो भी व्यवसायी हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं रखना चाहते हैं, वो इस प्रिजम्पटिव रिजीम में आके अपना टैक्स का कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरी बात जो आई है वो ये आई है कि जो टैक्सेशन का दर है, उस टैक्सेशन के दर पे अभी तक हम लोग 2 रिजीम पे काम कर रहे थे। एक ओल्ड रिजीम थी, एक न्यू रिजीम थी। मुख्यतः जो उन्होंने बदलाव किए हैं वो उन्होंने न्यू रिजीम में बदलाव किए हैं। इस न्यू रिजीम में इन्होंने पहले तो जो 6 स्लैब होते थे, 6 से 5 स्लैब इन्होंने कर दिए हैं। दूसरी बात ये कर दी है कि इन्होंने 7 लाख की जो आय है, 7 लाख तक की आय नई रिजीम में इन्होंने माफ़ की है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये है, ये एक रिबेट के माध्यम से की गई है। 7 लाख की आय जो है वो रिबेट के माध्यम से 87A के अंतर्गत ये आएगी, तब इसमें आपको छूट मिलेगी। रिबेट मतलब आपका जो टैक्स इस पे लगता है, इस पे एक धारा है 87A, उसके तहत आप इस पे छूट क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने सरचार्ज को भी, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता था उसको उन्होंने 37% से घटा के 25% पे किया हुआ है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें लगता है आने वाले समय में क्लियर होंगी। लेकिन जो आम जनमानस में जो टैक्सेशन का एक मांग थी कि टैक्स का दायरा का एक बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो उन्होंने इस क्षेत्र में इन्होंने ये पॉइंट रखे हैं। अब इसमें एक चीज़ और जानना चाहेंगे गौरव शाह जी की, जैसे ये टैक्स जो है, जो छूट दी है, तो जो पहले टैक्स पड़ता था और अब कितनी छूट हुई, जरा सा उसको अंकों में बताइए ताकि लोग सीधे समझ सकें। पहले जो ओल्ड रिजीम होती थी वो 2.5 लाख तक की आपकी सीमा में छूट थी। 2.5 से आपके पास जब आप आगे जाते थे तो आगे आपकी 2.5 रेंज में करके 5 लाख की रेंज करके 2.5 लाख तक की आपका 5%, फिर आपका 10%, 15%, इस रेंज पे आपके टैक्सेशन लगता था। जो उन्होंने पिछले साल नया रिजीम लाया था, उस नए रिजीम में उन्होंने 2.5 से 5 लाख तक की 5 से 7.5, 7.5 से 10 के में 5% का टैक्स का बढ़ोतरी किया था। ये इन्होंने अब किया 0 से 3 लाख में कर दिया है। 3 लाख तक की उनकी बेसिक सीमा हो गई है। 3 से 6 कर दिया है, 6 से 9 कर दिया है, 9 से 12 और 12 से 15, 15 के ऊपर 30 लाख का स्लैब लग जाएगा। तो ये चेंजेस इन्होंने किए हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने ये बताया 9 लाख तक की जो भी हमारी सीमा इनकम में आ रही है, उस पर जो टैक्स पहले लगता था, आज जो लगता था, उस पर
करीबन उन्होंने कहा है कि 25% के आसपास का कटौती आएगी। ये तो वर्किंग के अभी डिफरेंट टैक्स लेवल पे जब वर्किंग आएगी तो उस पर ज़्यादा ही क्लैरिटी आएगा कितना आएगा। लेकिन मुख्यतः जो टैक्स स्लैब की बढ़ोतरी हुई है और जो 87A का रिबेट आया, उससे जो बेनिफिट आएगा वो पास ऑन होगा इंडिविजुअल को। जी, तो देखिए ये जो बजट आया, बजट में जो टैक्स का सरलीकरण था, क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और ख़ासकर जो मध्यम वर्गीय थे, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग, उनके लिए जो आयकरदाता थे यानी कि उनके लिए बहुत बड़ी एक राहत कही जाएगी जो नए टैक्स में जारी हुई है, उसको समझा रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, लोग समझ सकें कि क्या राहत है। और 7% जो आपने बताया था वो कैसे प्राप्त कर सकेंगे, उसको भी आपने बहुत कायदे से समझाया। आपने बजट को देखा होगा, क्योंकि केंद्र की 9 साल की सरकार हो चुकी है मोदी की, ऐसे में बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थीं और क्षेत्रों में काम करने को। उसको जब आप देखते होंगे, शिक्षा जगत को, चिकित्सा जगत को, तो इसमें कोई पिटारा ऐसा खुला जो कुछ काम हुआ हो? पंकज जी, मैं इस बात को जरूर कहूँगा कि जैसे उन्होंने बजट पेश किया था तो उन्होंने ये कहा ये अमृत काल का बजट है, आने वाले 25 सालों का उन्होंने ब्लूप्रिंट उन्होंने रखा था। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्र आने वाले फ्यूचरिस्टिक क्षेत्र हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंटरनेट ओवर थिंग्स, ये जो सारी चीज़ें जो हम लोग आज के समय में सुनते हैं, उनके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं आई थी। लेकिन शायद जो नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति को अंतर्गत, जैसे मैडम ने बोला भी कि नई शिक्षा नीति को हमको मद्देनज़र रखते हुए आगे की तरफ ये देखना है। लेकिन हेल्थ रिलेटेड और जो शिक्षा के जो प्राइमरी क्षेत्र हैं, उसमें शायद बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि सुधार के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर उस पर सुधार होगा तो मुख्यतः ये बजट बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, तो फोकस कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है, उस क्षेत्र में अगर सरकार काम करती है, आपका मत है, तो आने वाले दिनों में और बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। दोगुनी आय को लेकर के सरकार तमाम दावे करती रहती है कि प्रति व्यक्ति दोगुनी आय हो गई। इस बार तो सरकार ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि 9 साल में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। 9 साल का उन्होंने कोड इसलिए किया, दरअसल मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं और ये जो बजट है आने वाले चुनाव के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 24 में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसी इस दृष्टि को देखते हुए आज सरकार का जो बजट है उसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से उसमें गुणागणित लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़कर 1.97 लाख हुई है। ये क्या है, ये डाटा जो सरकार पेश कर रही है? अगर हम लोग पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखें तो हम ये देखेंगे कि कंप्लायंस पे बहुत सारे एसएससीज जो हैं वो जुड़े हैं। इंडिया बाय एंड लार्ज हम लोग देखते थे कि कंप्लायंस की तरफ आदमी भागता नहीं था, कंप्लायंस सेवी नहीं हुआ करता था। उदाहरण के तौर पे कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं आइडिया रहता था, अवेयर नहीं रहते थे कि हमारी ये आय हो गई है, अब हमको आयकर के दायरे में मैं हूँ और मुझे करना है। इन सालों में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, जो इकोनॉमी में अपना योगदान कर रहे हैं टैक्सेस के फॉर्म में, वो जीएसटी का माध्यम रहा हो, डायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के माध्यम में, उसमें बढ़ोतरी हुई। अब जब आप इनकम की दुगने की बात आप कर रहे हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनकम की आय का बेस है वो किस बेस के बेसिस पे डिराइव किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस पर अभी बहुत ही जल्दी होगा इस पर कमेंट करना, अनटिल पूरी और भी डिटेल इस पर फाइन पिक्चर्स आ जाएं, उसके बाद ही इस पर कमेंट कर पाना सही रहेगा। गौरव शाह जी, एक बात और समझना चाहेंगे कि इस बजट में आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे? हर व्यक्ति उम्मीदें लगाए बैठा था और आप चूँकि सीए हैं और आपके पास तो बहुत सारा लेखा जोखा रहता है, और वो जो उम्मीदें लगाए बैठे थे उसमें कहाँ चूक हुई या कहाँ सरकार ने ध्यान नहीं दिया? मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे आज के टाइम में कैपिटल गेन टैक्सेशन है, तो कैपिटल गेन टैक्सेशन पे कहीं ना कहीं जो हाउस प्रॉपर्टीज़ को सेल करने पे जो टैक्स लगता है उस पर कुछ कार्य होना चाहिए था। जो कैपिटल गेन होता है उस क्षेत्र में शायद कुछ ना कुछ होता। सेकेंडली, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे हम लोग ये देखते हैं कि आज के टाइम में कोई भी व्यापारी वर्ग है वो चाहता है कि अगर मैं कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ मैं करूं
तो मुझे एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप पे मेरा एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए जिसमें हमारे आसानी से सारे चीज़ का क्रियान्वयन हो जाए। व्यापारियों को सहूलियत ये है कि उसका प्रणाली ऐसी हो, जैसे वो रेगुलर जीएसटी में आज के टाइम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, भाई टेक्नोलॉजी हर्डल्स आते हैं, तो शायद ये मूलभूत जो आप चीज़ें कह रहे हैं वो मूलभूत सेवाओं पे अगर कोई वर्क और हो जाए तो ये व्यापारी वर्ग के लिए और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए राहत का होगा। तो देखिए, ये उम्मीदें थी और ये सुझाव भी है। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया, आप बहुत सारे व्यापारियों का लेखा जोखा रखते हैं और आज बजट को सरलीकरण तरीके से लोग जानना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये पल्ले नहीं पड़ता, यानी कि वो समझ नहीं पाते हैं। शुरुआती दौर था आज, अभी तो आप पढ़ेंगे, आगे हम उम्मीद करेंगे जब पूरा बजट का आप अध्ययन कर लेंगे तो एक विस्तृत एक चर्चा भी आपसे करेंगे। उसके बाद ये निकल करके आएगा कि ये बजट वाकई में आम जनों के लिए, उद्योग जगत के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कितना लाभकारी है और क्या गुंजाइश हो सकती थी सरकार की ओर से और क्या कुछ किया जा सकता था, इस पर भी फोकस करेंगे। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।